हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो री एग्जाम होना है 4 जून तक, तो आपका लोकसभा का चुनाव है। तो मोस्ट जो प्रोबेबली आपका है, आप मान के चलिए, आप स्पेशली जो फोकस्ड हैं आरओ एआरओ के लिए जुलाई मान के चलिए एग्जाम होना है। जुलाई मान कर चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, उस हिसाब से आप तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेक आईएएस संस्थान के द्वारा यह टेस्ट सीरीज़ है और टोटल जो टेस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 60 जीएस और हिंदी के जो होंगे मिनी टेस्ट होंगे। 5 जीएस का फुल लेंथ हो जाएगा और 5 हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा। टोटल इस प्रकार आप देखेंगे तो 4600 प्लस बेहतर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो पर डे के हिसाब से आप देखेंगे तो 60 दिन आपका मिनी टेस्ट में जाएगा। 80 दिन आपका प्लान बना के चलिए। अप्रैल मई जून 100 दिन से ज़्यादा का टाइम आपके पास है। तो आरओ एआरओ आप जानते हैं पेपर, जैसे कि 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था काफ़ी लेंथी पेपर रहा है और पेपर जो है प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो है बेहतर यानी अच्छा पेपर था, टफ था पेपर। तो किस तरह के क्वेश्चंस जो है फ्रेम किए जा रहे हैं आज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर आरओ एआरओ का तो पीसीएस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से जो है टफ रहता है, तो आपने देखा होगा। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट को जो है मेक आईएएस संस्थान के द्वारा तैयार किया गया। तो टोटल 70 जो होंगे हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कवर करते चलेंगे, ठीक है। बाकी जो नोट वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीवियस तैयारी की बात करें तो हिंदी की इतनी अच्छी तैयारी करवा दी गई थी, जिन्होंने जो है चैनल के माध्यम से जुड़े थे बच्चे, हिंदी में जो है 55 प्लस जो है आप करके आए होंगे गारंटी के साथ। जितना बताया गया था उतना आप पढ़ के गए थे। और जीएस में जिस हिसाब से पेपर आया था उस हिसाब से जिनका भी 75 प्लस था वो 100% का श्योर था कि होना ही था। जिस हिसाब से पेपर था उस हिसाब से कट ऑफ जो जाती 115 से 120, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती थी किसी भी हाल में। लेकिन जब पेपर ही वायरल हो गया पहले ही, और इतना संघर्ष करने के बाद जो है कैंसिल किया गया, ये सब बातें हैं आपको ध्यान रखना है। आपकी जो तैयारी है, सचिवालय में एक सीट आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी ही पड़ेगी। मान के चलिए जुलाई में, ठीक है। उसके बाद भी अगर होता है, जैसे कि अगस्त में भी सकता है ना, तो जुलाई अब मान के चलिए, उस हिसाब से आप तैयारी को जो है बेहतर कीजिएगा। जितना भी प्रैक्टिस कराया जाए आप उसको करते चलिए, अच्छी खासी परफॉर्मेंस होगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में। तो टोटल जो 60 मिनी टेस्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसका शेड्यूल @UPPCS किंगडम पर आप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल @UPPCS किंगडम पर, तो वहाँ से आप जो है शेड्यूल को आप देख लीजिए और प्रत्येक टेस्ट को जो है अच्छे से कवर करते चलिए, क्योंकि एक बार तैयारी हो ही गई थी तो रिवीजन करके आपको टेस्ट देना है। जैसे आज की इस वीडियो में जो पहला टेस्ट होगा वह होगा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक दिए गए हैं, संवैधानिक विकास है और संविधान सभा से संबंधित होंगे। तो 40 प्रश्न आपके जीएस के हो जाएंगे पहले टेस्ट में और विलोम के 20 प्रश्न मिलेंगे आपको। इस तरह शेड्यूल है, पूरा हम लोग कवर करते चलेंगे टॉपिक वाइज। और आपने देखा पेपर जो है लेंथी था, स्टेटमेंट बनाकर एग्जाम पूछा जा रहा है प्रश्न, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग पहले टेस्ट को कवर करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से बताना है। पहला दिया है कि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गया था, ठीक है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत हुआ था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया था। तो यह कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर केवल और केवल दूसरा आपका सत्य होगा, यानी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा यहाँ पर सही होगा आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि इसके तहत कलकत्ता में एक 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में।
तो यह कथन बिल्कुल आपका सत्य दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिल रही है, 9 सदस्यीय बताया गया है, तो 9 सदस्यीय नहीं रहे हैं। इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश रहे वो थे सर एलिजा एम्फे। ठीक है, तो एलिजा एम्फे जो है वो क्या थे, एलिजा एम्फे चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश रहे एलिजा एम्फे और 3 अन्य सदस्य थे। तो 3 अन्य सदस्यों में चैम्बर्स, लिमाइस्टर और हाइड थे। तो 9 नहीं, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका हो गया यहाँ पर गलत। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे रहे हैं, तो यह कथन आपका सत्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल और केवल दूसरा कथन सत्य होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित कार्यकारिणी परिषद की सदस्य थे। तो नियंत्रण परिषद का जो गठन हुआ था वो तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, लेकिन जो कार्यकारिणी परिषद का गठन वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, 4 सदस्यीय। तो ये जो कार्यकारिणी परिषद रहा, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रहा है, इसकी द्वारा जो बंगाल की गवर्नर थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल की गवर्नर को बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल की गवर्नर जनरल को परामर्श देने हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का जो है गठन किया गया था। तो उनमें सदस्य जो 4 थे वो फिलिप फ्रांसिस बिल्कुल सही है, जॉन क्लेवरिंग रहे हैं ये भी सही है, जॉर्ज मानसन थे और रिचर्ड वार के लिए चारों के चारों थे। तो यहाँ पर चारों कथन बिल्कुल सत्य होंगे, 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और मद्रास तथा जो बम्बई रहा उसके गवर्नर को इसकी अधीन कर दिया गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल को परामर्श देने हेतु 4 कार्यकारिणी सदस्य जो है यानी कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, उनमें से चारों के चारों शामिल थे, सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर। प्रश्न है कि वर्ष 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही होगा। पहला स्टेटमेंट है कि इसका जो नाम है यानी पिट्स इंडिया एक्ट का, ये ब्रिटेन की तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था, बिल्कुल सही है। इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही जवाब बन जाएगा। अगला है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पहला स्टेटमेंट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 बनाया गया था। बात तो बिल्कुल सही है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट बंटवारा करना था। तो इसलिए यहाँ पर आपका दोनों के दोनों कथन जो बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वर्ष 1813 की चार्टर एक्ट के अधिनियम से संबंधित है। पहला है कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार की जो समाप्ति है वो 1813 के चार्टर एक्ट से संबंधित है, बात बिल्कुल सही है। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति मिली थी, ये भी सही है। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की जो बात की गई इसी एक्ट के तहत की गई, यानी 1813 चार्टर एक्ट के तहत। अगला है कि सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, तो ये 1813 के नहीं, ये रहा है 1833 का जो चार्टर एक्ट रहा है 1833। तो 1833 की चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहले सिविल सेवकों के चयन हेतु जो है खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का जो प्रावधान किया गया था 1833 के तहत, किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसका जो प्रावधान रहा है उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाया गया था। तो यहाँ पर तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य हैं। तो 1, 2 और 3, चौथा आपका सही नहीं है, तो 1, 2, 3 आपका सही जवाब बनेगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही होगा। पहला है कि 1773 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1773 के तहत जो है बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जबकि जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं उनको भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वह था 1833 का चार्टर एक्ट। कौन था? 1833 का रहा है। तो यहाँ पर 1773 ना होकर के 1833 होता, तब यह कथन बिल्कुल सत्य होता, इसलिए पहला कथन गलत हो गया।
अगला है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तो ये कथन आपका हो गया ये भी गलत, क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो रहे हैं वो विलियम बेंटिक रहे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला एक निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही होगा। पहला कथन है कि वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था। तो यह बात बिल्कुल सही है। और उसमें जो प्रथम विधि विशेषज्ञ सदस्य था वह कौन था? मैकाले। कौन था दोस्त? मैकाले था। तो पहला जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है आपका प्रथम विधि विशेषज्ञ सदस्य एच.टी. प्रिंसेप था। तो ये कथन अपने आप में गलत हो गया। कौन था? मैकाले। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा? केवल और केवल एक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला आपका प्रश्न है 9 नंबर है कि किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा वर्ष 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। भारत में सिविल सेवाओं में सुधारों के लिए बनी प्रमुख समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कालानुक्रम है सिविल सेवाओं में सुधारों हेतु जो है बनी प्रमुख समितियां हैं। होटा समिति की बात की जाए तो वर्ष 2004 में, सतीश चंद्र समिति की बात करें तो ये 1989 में, और कोठारी समिति की अगर बात की जाए तो ये 1976 में। तो कालानुक्रम सबसे पहले आपका तीसरा हो जाएगा, 3 के बाद 3, 2, 1 होगा आपका। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। इसके अलावा आपको जो मेनली आपको पता होना चाहिए कि सिविल सेवा के लिए वर्ष 1854 ईस्वी में जो है मैकाले समिति का गठन किया गया था। और पहले जो भारतीय सिविल सेवक के रूप में जाने जाते हैं भारतीय सिविल सेवक, वो थे एस.एन. टैगोर, यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि सिविल सेवा में चयनित हुए थे 1863 में। और दूसरे जो भारतीय सिविल सेवक थे वो थे रमेश दत्त। और रमेश दत्त जो चयन हुआ था वो 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ये 2 वक्तव्य हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। आपको सही उत्तर का जो है यहाँ पर चयन करना है। कथन है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति है, तो भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में हैं। बिल्कुल सही है। और उसका जो कारण है, कारण बताया गया है कि वर्ष 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए थे। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का जो है सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। तो भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित ये तथ्य रहा है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, जानते हो, उस बात का विस्तृत विश्लेषण करता है कि भारत का जो संविधान है वो अतीत से वर्तमान तक कैसे जो है वो डेवलप हुआ है। एक तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो शासनकाल रहा है 1773 से लेकर के 1857 तक। फिर जो दूसरा रहा है ब्रिटिश क्राउन के तहत संवैधानिक प्रयोग किया गया 1857 से लेकर के 1947 तक। अगला प्रश्न नंबर 12 है, वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा सत्य कथन है आपको बताना है। पहला कथन है कि भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा जो है पारित यह पहला अधिनियम रहा है 1773 का। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के जो गवर्नर रहे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का, और मद्रास और जो बम्बई प्रेसिडेंसी रही इसी के अधीन कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। क्योंकि बंगाल के गवर्नर और मद्रास और बम्बई के गवर्नर रहे हैं, तो बंगाल के गवर्नर जो रहे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का, और मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी रही उनके जो गवर्नर रहे इन्हीं गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया उनको। और बंगाल के गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन भी किया गया था। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है उपयुक्त में से
कौन वर्ष 1774 ईस्वी में स्थापित जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय रहा उसमें न्यायाधीश थे। तो सर एलिजा जो एम्फे रहे हैं वो तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी रहे, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, जिसमें कि रहे हैं सर रॉबर्ट चैम्बर्स तो रहे हैं, जॉन हाइड भी थे और एक और थे जिनका नाम था स्टीफन। ठीक है, तो स्टीफन भी रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, दोनों के दोनों सम्मिलित रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाए। कलकत्ता के फोर्ट्स विलियम में इसकी स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कहाँ? 1774 में फोर्ट्स विलियम में सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न नंबर है 14। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति जो बनी थी उनमें जो सदस्यों की संख्या थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे, उनमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर भी सम्मिलित थे, वेनेगल नरसिम्हा राव नहीं थे, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ये सम्मिलित थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये सम्मिलित थे। तो एक हो जाएंगे अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो वी आर अंबेडकर हो गए और उसके बाद 6 अन्य सदस्य कौन कौन से होंगे? गोपाल स्वामी अयंगर हो गए। ठीक है, अयंगर हो गए गोपाल स्वामी। तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएंगे। चौथे जो थे वो कन्हैया लाल माणिक लाल हो जाएंगे, कन्हैया लाल माणिक लाल। 5वें सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे की बात की जाए तो छठे नंबर पे थे जो बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे, बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे यानी एन माधव राव थे। और 7वें जो होंगे जो कि टी.टी. कृष्णामाचारी की जब मृत्यु हो गई, यानी टी.टी. कृष्णामाचारी के जो सदस्य बने थे वो डी.पी. खेतान की जगह आ गए थे। तो डी.पी. खेतान की जगह कौन बने थे? टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इस तरह 7 सदस्य हो जाएंगे टोटल प्रारूप समिति के, जिसमें एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? तो वेनेगल को आप छोड़ दोगे, बाकी ले लोगे, यानी 1, 3 और 4। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है नंबर 15। अगला है कि वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन है कि अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति प्रदान की। तो 1813 चार्टर एक्ट के बारे में पहला कथन बिल्कुल सत्य है कि स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही इस अधिनियम में कंपनी के सभी क्षेत्रों पर क्राउन की निसंदेह संप्रभुता का दावा करने वाला एक खंड शामिल था। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 16 है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन है कि चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण बताया जा रहा है कि इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसे सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, जबकि कथन का जो स्पष्टीकरण कारण है यह सही नहीं है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही होंगे, किंतु जो कारण दे रखा कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही होगा। पहला कथन है कि भारत के राज्य सचिव का जो कार्यालय है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। तो बात बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1858 जिसको कि गुड गवर्नेंस का अधिनियम भी कहा जाता है। तो भारत के जो पहले राज्य सचिव थे वो लॉर्ड पामर्स्टन को बताया गया है, जो कि गलत होगा क्योंकि लॉर्ड स्टैनली थे भारत के पहले राज्य सचिव। कौन था? लॉर्ड स्टैनली थे। ठीक है, तो इसलिए ये जो कथन है दूसरा आपका वो गलत हो जाएगा। स्टैनली थे, लॉर्ड स्टैनली। तो केवल और केवल यहाँ पर आपका ए कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर है। और यही जो थे जो कि कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे भी। तो भारत के पहले राज्य सचिव और भारत की राजनीति के प्रमुख भी बने थे, दैट इज लॉर्ड स्टैनली थे, ना कि पामर्स्टन। दूसरा कथन गलत हो गया, केवल एक सही जवाब बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है यानी असत्य है आपको बताना है। पहला है कि जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, इसने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। पहला है कि इसने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। बात बिल्कुल सही है। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया था। यह बात भी बिल्कुल सत्य हो जाती है। तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम रहा है, पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश में प्रशासन में कुछ जो है हिस्सा लेना संभव बनाया। उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि गवर्नर जनरल रहे और वायसराय थे। तो इन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी की और इसी प्रणाली में जो है प्रत्येक सदस्य को एक विशेष विभाग का पोर्टफोलियो भी सौंपा गया था। विधायी जो उद्देश्य हैं उनके लिए गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार भी किया गया था, जो कि 6 से बढ़ाकर 12 जो है अतिरिक्त सदस्य यानी गवर्नर जनरल द्वारा जो कि मनोनीत होने थे, उनमें से कम जो आधे अतिरिक्त सदस्य थे जो कि गैर आधिकारिक तौर पर रहे हैं, तो वह ब्रिटिश या भारतीय होने थे। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं अपने आप में सत्य है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य होंगी, यानी सही नहीं अर्थात गलत कौन सा होगा, तो ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा गलत, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, या यहाँ पर आप कर लो कौन सा सही होगा। जब कौन सा सही होगा तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सही लिखा है। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 के संदर्भ में है। अगला है प्रश्न नंबर 19। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्थापित भारत परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो भारत जो परिषद है जो कि स्थापित हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। तो भारत जो परिषद रहा इसकी बैठकों की जो अध्यक्षता है वो वायसराय करता था, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि भारत का जो राज्य सचिव था वो इसकी अध्यक्षता करता था। तो भारत के राज्य सचिव द्वारा इसकी अध्यक्षता होती थी। तो यहाँ पर पहला कथन हो गया आपका गलत। उसे सामान्य मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार था जो भारत का राज्य सचिव हुआ करता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर वायसराय की जगह भारत राज्य सचिव होता तो पूरा कथन अपने आप में सत्य होता, इसलिए यह गलत हो गया। इसकी भूमिका को केवल परामर्शदात्री बनाया गया था। तो बात बिल्कुल सही है कि जो भारत परिषद है इसकी भूमिका को केवल परामर्शदात्री बनाया गया था, जबकि जो समस्त मामले थे उनमें जो राज्य सचिव ही पहल कर सकता था अथवा निर्णय ले सकता था। तो राइट आंसर यहाँ पर दूसरा जो कथन है आपका सत्य है, पहला गलत होगा। तो केवल और केवल यहाँ पर दूसरा आपका सही होगा, यानी ऑप्शन ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है कि इसके द्वारा वायसराय को परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। जो अध्यादेश जारी होता था उसकी जो अवधि होती थी वो 6 माह होती थी। कितनी? 6 माह। तो पहला जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि इस अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। तो 1861 के तहत नहीं कही गई थी बात, ये बात जो की गई थी वो 1873 का जो रहा है, 1873 का अधिनियम रहा। इसमें प्रावधान किया गया था कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। और इस अधिनियम के जो अनुसरण 1 में रहा है उसमें कहा गया कि जनवरी 1874 ईस्वी को कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। तो यहाँ पर दूसरा जो कथन है वो 1861 से संबंधित नहीं है, 1873 अधिनियम से संबंधित प्रावधान है। तो पहला यहाँ पर सही होगा, दूसरा गलत है। तो पूछा कौन सा सही है, तो केवल और केवल एक सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने भारत परिषद के अंदर प्रवेश किया था। किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने भारतीय परिषद यानी भारत परिषद के अंदर प्रवेश किया था। भारतीय सदस्यों ने कौन सा एक्ट है? राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने जो है भारत परिषद के अंदर प्रवेश किया था। और इस 1892 की खासियत और पूछी जाती है आपके एग्जाम में कि पूछ लिया जाता है कि जो बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबंधित करने की जो संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई थी वो 1892 के ही तहत। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर है 22। प्रश्न है कि वर्ष 1906 के पार्लियामेंट्री सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। तो 1909 की पार्लियामेंट्री सुधार संबंधित पूछा गया है तथ्य। पहला है कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। तो भारत परिषद अधिनियम
1909, जिसको कि पार्लियामेंट्री सुधार नाम से भी जानते हो। तो इसके तहत जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद रहा, उसमें पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था इसके तहत। यह कथन सत्य है। दूसरा है कि इस एक्ट के माध्यम से पहली बार राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो इस एक्ट के तहत नहीं रहा है। राज्य विधानसभाओं में जो पहली बार अपना बजट बनाने का अधिकृत किया गया था, इसके बाद जो एक्ट आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसके तहत बात की गई थी, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हो। तो ये 1909 के तहत नहीं, 1919 एक्ट के तहत ये बात बताई गई थी। तो पहला ही कथन सत्य है। दूसरा 1919 से संबंधित है, ना कि 1909 के तहत। तो आंसर ऑप्शन डी आपका केवल एक सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 23 कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि इसने यानी भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई। तो इसके तहत 8 प्रमुख प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई, जिसको गवर्नर प्रांत के नाम से जानते थे। दूसरा पूछा है तथ्य कि इसने लंदन में भारत की उच्चायुक्त का एक कार्यालय भी बनाया था इस एक्ट के तहत। तो दूसरा कथन भी आपका सत्य हो जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। और खास बात यह है कि इस अधिनियम यानी भारत सरकार जो अधिनियम 1919 है, इसके तहत जो है पहली बार भारत में जो यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में पहली बार किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत है। इसके अलावा एक बात और कही गई थी कि इस एक्ट के 10 वर्षों के बाद जो है सरकार की कामकाज का अध्ययन करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जो कि साइमन कमीशन के रूप में क्या है, भारत आया था। 1927 में गठन किया गया, 28 में पहुंचा था भारत। प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण दिए गए हैं, सही कूट का आंसर देना है आपको। कथन दिया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान को लागू करने की तिथि में चुना गया था, और इसका कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई थी? तो जैसा कि आप बेसिक पढ़ते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार जो है बेसिकली 11 प्रांत तो रहे हैं। तो 11 प्रांतों में से जो है 6 प्रांतों में 11 में से 6 प्रांतों में जो है द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो उन 6 में कौन कौन से शामिल रहे हैं आपको बताना है। तो 6 रहे हैं, कौन कौन से 6 थे? पहला नंबर आपका हो जाएगा बंगाल। ठीक है, तो बंगाल हो गया, बंगाल है, बम्बई मद्रास ले ही लो आप, बंगाल मद्रास 3 हो ही गए। इसके बाद यानी बंगाल मद्रास बम्बई, और आपका अपना संयुक्त प्रांत रहा है, संयुक्त प्रांत है ना, संयुक्त प्रांत है। तो 4 हो गए। 5वां आपका संयुक्त प्रांत लगा, बिहार ले लो आप, ये है, और एक असम रहा है। तो ये 6 जगह रही है द्विसदनीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो इनमें सम्मिलित आपका बंगाल हो जाएगा, बम्बई है, संयुक्त प्रांत है, बिहार, इन सभी तो है। तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। और वर्तमान संदर्भ में आप बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ पर जो है द्विसदनीय व्यवस्था है, किन किन प्रांतों में। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद है। इसके अलावा जो 5 हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। टोटल 6 हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही होगा। 2 कथन दिए हैं। पहला दिया गया है कि वर्ष 1858 की भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व क्राउन को सौंप दिया गया। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम रहा है, उसके द्वारा जो है बताया गया है कि भारत में जो कंपनी का शासन रहा उसको समाप्त कर दिया गया, और शासन का जो उत्तरदायित्व है वो क्राउन को सौंप दिया गया। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। वर्ष 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर एचिसन समिति का गठन किया गया था। तो 1886 में लॉर्ड डफरिन ने जो है लोक सेवाओं पर एचिसन समिति का गठन किया गया था। जो एचिसन आयोग रहा उसने सिफारिश की थी कि परीक्षा में बैठने के लिए जो न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा है, तो न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 19 वर्ष और अधिकतम जो है वो 23 वर्ष होनी चाहिए। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बन जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1858 की भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 की भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा सही है आपको बताना है।
पहला है कि 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। तो यह बात बिल्कुल सही है, और इसको समाप्त करके इसका जो उत्तरदायित्व है शासन का, वह ब्रिटिश संसद यानी क्राउन को सौंप दिया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ विभागीय जो प्रणाली रहा उसको मान्यता प्रदान की थी। तो दूसरा कथन अपने आप में गलत है, क्योंकि वर्ष 1859 ईस्वी में विभागीय प्रणाली जो प्रारंभ की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है प्रदान की गई, इसको मान्यता प्रदान की थी। और वो एक्ट जो रहा है वो 1861 का जो शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम यानी भारत जो परिषद अधिनियम होता है 1861 का, इसके द्वारा जो विभागीय प्रणाली स्थापित हो जाती है 1859 में जो प्रारंभ होता है, वो इसकी जो है मान्यता जो है 1861 के तहत बाद में प्राप्त होती है। तो विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी 1861 की भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत, तो केवल और केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन है कि 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, जो कि पार्लियामेंटो धार के नाम से भी जानते हो, तो इसके द्वारा बताया गया है कि मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया था। दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। और इसमें जो एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की बात की गई, तो इसमें जो पहले भारतीय रहे हैं सदस्य, प्रथम भारतीय सदस्य वो कौन थे, तो सत्येंद्र सिन्हा थे। कौन थे दोस्त, सत्येंद्र सिन्हा। तो यहाँ पर दोनों की दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत परिषद अधिनियम शासन अधिनियम 1919 है। इसके द्वारा विस्तारित जो पृथक निर्वाचन मंडल रहा, इसमें सम्मिलित जो किया गया था वह किन किन को सम्मिलित किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके द्वारा जो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करके इसमें ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को भी क्या है शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही जवाब बन जाएगा, दलितों की कोई बात नहीं की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्त, 1, 2 और 3। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई है, जबकि केंद्र के तहत यानी केंद्र में जो द्वैध शासन है 1935। तो यहीं पर अगर लिखा होता कि इसके माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, तब तो ये सही होता। प्रांतों में नहीं, प्रांतों में जो रहा है वो 1919 के तहत रहा है, केंद्र में जो है 1935 के तहत। तो पहला कथन यहाँ पर हो गया गलत। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है 1919 के तहत रहा है और केंद्र में द्वैध शासन जो है 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था अगर यहाँ पर लिखा होता कि समाप्त कर दी गई थी, तब भी सही कथन हो जाता, क्योंकि 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। फिर 1935 के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था रही उसको समाप्त कर दिया गया और 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। तो पहला कथन है यहाँ पर गलत, दूसरा होगा सत्य। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 सही, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था। यह कथन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये तो सबको मालूम होगा। दूसरा कथन है कि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वायसराय का जो पद है वो समाप्त कर दिया था। तो ये बात भी सही है कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ये वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया और दोनों जो डोमिनियन राज्य रहे उनमें गवर्नर जनरल का पद जो है वो सृजित किया गया, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश जो शाही उपाधि से भारत का सम्राट जो शब्द है वो समाप्त कर दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। किस तिथि को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। पहली डेट दी है 24 अगस्त। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 अगस्त 1946 को जो है पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। फिर 2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य में देश के संक्रमण की निगरानी के लिए भारत की
अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो भारत की अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वह 2 सितंबर 1946 को। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर है 33 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अगस्त 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में सम्मिलित थे। अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी। अध्यक्षता किसने की दोस्त, मोतीलाल नेहरू ने की थी अध्यक्षता। नेहरू रिपोर्ट कब आई, अगस्त 1928 में। इसका जो निर्माण है वो बम्बई में किया गया था। निर्माण कहाँ कहा गया, बम्बई में, नेहरू रिपोर्ट का। इस नेहरू रिपोर्ट के तहत ब्रिटिश जो भारत रहा उसका पहला लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के जो है प्रावधान किए गए थे। नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध किया गया था वह मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। तो इसमें जो बातें की गई, जिसमें कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट, तो सभी की सभी जो बातें दी गई हैं वो सभी सही हैं। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है और उसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी जाती है। अगला प्रश्न नंबर है 34। भारत की सबसे पहली संविधान सभा का विचार किसने दिया था। तो भारत के लिए सबसे पहली संविधान सभा का जो विचार किसने दिया था, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा एम.एन. राय ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। तो संविधान सभा का जो विचार है वह दिसंबर 1934 ईस्वी में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के समर्थक कौन, एम.एन. रॉय, इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फिर वर्ष 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। क्रिप्स मिशन को बताया जा रहा है कि जो क्रिप्स मिशन रहा यह 3 सदस्यीय आयोग था, जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। तो क्रिप्स मिशन जो है एक्चुअली आया कब है, तो 22 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत में आया। यह जो है 3 सदस्यीय नहीं जबकि 1 सदस्यीय था, 3 नहीं 1 सदस्यीय, ठीक है। तो 1 सदस्यीय आयोग था जो कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। तो पहला कथन आपका हो गया गलत, यानी सही नहीं है। अगला फैक्ट है कि इसके प्रस्ताव यानी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि इस प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से जो है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था, जबकि मुस्लिम लीग का मानना था कि इसमें पाकिस्तान के निर्माण के स्पष्ट प्रावधान नहीं थे, इसलिए दोनों ने इनको क्या है अस्वीकार कर दिया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। 36 नंबर है, जून 1945 में संपन्न शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है इसका आंसर यहाँ पर देना है। शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को, 25 जून 1945 को। जो शिमला सम्मेलन रहा एक सर्वदलीय सम्मेलन था जहाँ पर जो है 22 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। तो यहाँ पर द्विदलीय लिखा है, इसलिए यह जो है गलत हो जाएगा। और इसमें जो है कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है वह अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसी शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग के द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी की सभी मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है वह मुस्लिम लीग जो है स्वयं करेगी, जिसके फलस्वरूप जो शिमला सम्मेलन रहा वह असफल रहा है। तो केवल और केवल यहाँ पर दूसरा कथन आपका सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार की संदर्भ में सदस्य यहाँ दिए हैं और उनसे संबंधित जो विभाग मंत्रालय रहा है यहाँ आपको मिलान करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय रहा है। जगजीवन राम की बात की जाए तो श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्रालय और लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3 है और बी का 1 होगा। तो 3, 1, 2 है और 4 है, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 38 नंबर। वर्ष 1947 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। किस प्रांत के कौन से प्रांतीय प्रमुख रहे हैं, मिलान करना है। तो वर्ष 1937 का जो चुनाव हुआ उसके बाद जो बने प्रांतीय प्रमुख रहे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बिहार, तो बिहार के जो प्रांतीय प्रमुख वो थे श्री कृष्ण सिन्हा, तो श्री कृष्ण सिन्हा हो जाएंगे, वी का 2 है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा के जो प्रमुख वी एन दास होंगे, वी एन दास हो जाएंगे। बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल का होगा फजलुल हक। और पंजाब की अगर बात करेंगे तो सिकंदर हयात खां, तो 1 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। इसके अलावा आपका मद्रास सिराज गोपालाचारी चुने गए थे प्रमुख वहाँ के। मध्य प्रांत की बात करोगे तो एन.वी. खरे, फिर बाद में रविशंकर शुक्ल आए थे। सिंध से अगर बात करोगे तो अल्लाह बख्श रहे हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत की बात की जाए तो डॉक्टर खान साहब, तो ये उस समय की बात है, वर्ष 1937 की बात की। अगर वहीं पर जो प्रांतीय प्रमुख होता था आज की डेट में देखेंगे, जैसे कि आपकी प्रधानमंत्री हैं, तो उस समय उनको प्रांतीय प्रमुख के रूप में कहते थे प्रधानमंत्री। आज की समय में क्या कहेंगे आपको, प्रधानमंत्री, जैसे अपना भारत है उसी तरह का दर्जा था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन जो 1937 में चुनाव हुआ था, 11 ब्रिटिश प्रांतों में जो है प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव संपन्न हुए थे। तो उनमें से जो 11 रहे हैं, 11 में से जो है पाँच प्रांतों में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो कांग्रेस की बनी थी। 3 प्रांत ऐसे रहे हैं जहां पर गठबंधन की सरकार बनी थी। फिर उसके बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न नंबर है 39। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा की सदस्य थी। तो संविधान सभा की सदस्य जुलाई 1946 में जो गठित संविधान सभा रही, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य थी कौन। कनकलता बरुआ है, मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल है, विजय लक्ष्मी पंडित है। तो महिलाओं की संख्या हुआ करती थी 15। कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। संविधान सभा की महिलाओं में शामिल उन 15 में से इनमें से कौन सी है आपको यहाँ पर बताना है। कनकलता बरुआ दिया है, ये नहीं रही है, ठीक है। मालती चौधरी रही हैं, बेगम एजाज रसूल हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं। तो 15 की अगर बात करोगे तो नंबर 1 अम्मू स्वामीनाथन, दूसरे की बात करोगे तो एनी मस्किरन, तीसरा बेगम एजाज रसूल, जी दुर्गाबाई रही हैं, दक्षयानी वेलायुधन, फिर हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी, अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुरचित्रा कृपानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये सभी रहे हैं। तो एक नहीं है, 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा सही है यहाँ पर राइट आंसर बताना है। पहला कथन है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक रही नई दिल्ली में, इससे जो काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन रहा उसमें संपन्न हुई। सभा के सबसे जो वृद्ध रहे हैं सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है इस सभा की जो है वो अस्थायी अध्यक्षता जो है वो की थी किसने, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। 9 दिसंबर वाली तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा रहे, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा का राजेंद्र प्रसाद की जगह होता तो सही हो जाता। 9 दिसंबर वाली में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य रहे। फिर 11 दिसंबर की जो बैठक होती संविधान सभा की, वहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। तो दूसरा कथन अपने आप में गलत है, तो केवल और केवल यहाँ पर राइट आंसर 1 होगा, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। इन्हीं 40 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा जो आपका जीएस वाला पार्ट रहा है 40 प्रश्न का आपने कंप्लीट कर लिया है। अब 20 प्रश्न जो होंगे 41 से 60 तक वो हिंदी के होंगे विलोम शब्द के। तो हिंदी का पहला प्रश्न है कि विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा सही कथन है आपको बताना है विलोम के संदर्भ में। पहला कथन है कि विलोम जो शब्द है, विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होता है जिसका वह मूल शब्द है। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, कोई सर्वनाम है तो सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है ना। इसी तरह क्रिया का विशेषण क्रियापद, इस तरह आप देखते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि विलोम जो शब्द है वो सजातीय एवं विजातीय दोनों श्रेणियों के हो सकते हैं। तो विलोम शब्द क्या है, सदैव क्या आपकी सजातीय होते हैं, सदैव सजातीय होते हैं।
विजातीय नहीं होगा, तो दूसरा कथन आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत। तो केवल और केवल एक सही होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित है। अब यहाँ पर तिमिर और प्रकाश दिया हुआ है, तो प्रकाश अंधकार का जो है विलोम होता है प्रकाश, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चुनना है यहाँ पर, तो तिमिर का प्रकाश भी हो सकता है, लेकिन अर्थ का इति दिया है, तो यही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। अंधकार प्रकाश होता है एक दूसरे का विलोम। तिमिर दिया है, तो तिमिर का मतलब अंधकार है, तो अंधकार प्रकाश होना चाहिए, लेकिन आपको इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनेंगे तो राइट आंसर आपका बी सही जवाब बनेगा। उत्कर्ष का यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, तो उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, अपकर्ष होगा। अनुराग का विलोम जो होता है वो अविराग होता है, ठीक है। और राग का विलोम होता है विराग या द्वेष। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर है 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आग्रह का विलोम होगा। आग्रह का विलोम, तो आग्रह का विलोम क्या होता है दोस्त, आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह, ठीक है। तो आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। विग्रह जो है इस संधि हो जाएगा, विग्रह संधि विलोम होगा। साग्रह दिया हुआ है, तो साग्रह और निराग्रह दूसरे के विलोम हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्मों पर आपको विचार करना है और कौन सा युग्म सुमेलित है आपको बताना है। अनुज दिया हुआ है, तो अनुज यानी छोटा है, अग्रज बड़ा, तो यहाँ पर आपका अनुज का अग्रज दिया है, बिल्कुल सही है। आगामी का विलोम हो, तो आगामी का जो विलोम अंत दिया है गलत है, क्योंकि आगामी का हो जाता है विलोम गत, ठीक है, गत वर्षों में, आगामी वर्षों में, गत वर्षों में। और अंत का विलोम क्या होता है, तो अंत का विलोम आदि का है, ठीक है, तो यह आदि का है अंत। आकर्षण का विकर्षण होगा, यह बिल्कुल सही है। उद्यमी का यहाँ पर आलसी बताया गया, तो यह भी आपका सही है। तो आपका पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया और चौथा, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं युग्म आपको बताना है विलोम की दृष्टि से। जैसे अधिक का यहाँ पर विलोम न्यून बताया गया है, तो अधिक का विलोम न्यून बिल्कुल सही है। आदान का विलोम प्रदान, ये भी सही है। बंजर और ऊसर यहाँ पर समानार्थी हो जाते हैं, तो बंजर या ऊसर अगर बात करोगे तो इसका विलोम बनता है उर्वर, ठीक है, उर्वर। तो यहाँ पर आपका बंजर ऊसर समानार्थी है, ना कि विलोम है, तो ये आपका हो जाएगा युग्म सुमेलित नहीं है। एक का विलोम अनेक बताया गया, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। 46 नंबर प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित है आपको बताना है। आलस्य का विलोम स्फूर्ति, ये भी सही है। अर्थ का अनर्थ, यह भी सही होगा। उधार का नगद होगा, ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा। तो नैसर्गिक यानी कि जो प्राकृतिक बातें हैं, तो नैसर्गिक प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बन जाएगा। यथार्थ की बात करोगे तो यथार्थ का विलोम क्या हो जाता है, आदर्श हो जाता है। यथार्थ का विलोम आदर्श होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। प्राकृतिक और कृत्रिम क्या एक दूसरे की विलोम ही है, तो चाहे प्राकृतिक पूछा जाए या नैसर्गिक, इसका विलोम क्या होता है, कृत्रिम होगा। 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है। यहाँ पर आय का विलोम व्यय होता है, बिल्कुल सही है। स्वाधीन होगा तो पराधीन हो जाएगा, ये भी सही है आपका। अनाहार और निराहार, तो अनाहार और निराहार मतलब एक ही है, तो अनाहार या निराहार अगर पूछा जाता है तो इसका विलोम जो बनता है वो हो जाएगा आहार अनाहार, ठीक है, तो आहार होगा ये विलोम दोनों का। तो यहाँ पर ये आपका युग्म गलत है, तो इस तरह यहाँ पर राइट आंसर सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी। दाता का विलोम क्या हो जाता है, दाता का विलोम होगा याचक, ठीक है। इसके अलावा दाता का विलोम सोम भी होता है, सोम, सोम। अगला प्रश्न नंबर 49 है, परोक्ष का विलोम आपको बताना है। तो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को परोक्ष की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने प्रत्यक्ष आपको दिखता है, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष हो गया। तो चाहे परोक्ष पूछा जाए या अप्रत्यक्ष पूछा जाए तो इसका विलोम क्या बनता है, प्रत्यक्ष बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ये आपका सही जवाब बन जाएगा। प्रकट दिया है, तो प्रकट का विलोम क्या होगा दोस्त, प्रकट का विलोम हो जाएगा गुप्त, और यदि गुप्त दिया है तो गुप्त और प्रकट क्या होंगे, विलोम हो जाएंगे एक दूसरे के। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। सजीव का विलोम निर्जीव, बिल्कुल सही है।
सुगंध और सुवास एक दूसरे के समानार्थी ही है। तो सुवास पूछा जाए या सुगंध तो इसका विलोम होता है दुर्गंध। ठीक है, क्या होता है? दुर्गंध। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? यानी सुमेलित नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मौखिक है तो इसका विलोम हो जाएगा लिखित, बिल्कुल सही है। संक्षेप का विलोम विस्तार, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। 51 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, सही कोड का आंसर देना है। तो विलोम की दृष्टि से जैसे घात दिया है तो घात का विलोम होता है प्रतिघात। तो घात का विलोम प्रतिघात, एक का 3 हो गया। निंदा, तो निंदा का क्या होगा? स्तुति होता है, निंदा की स्तुति हो जाएगा। मितव्यय, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मितव्यय का क्या हो जाएगा? अपव्यय। तो सी का 2 हो गया। नीरस है तो नीरस का यहाँ पर सरस दिया है, अरस दिया है, तो नीरस का क्या हो जाता है? नीरस सरस। ठीक है, तो डी का यहाँ पर 4 हो गया। तो नीरस पूछा जाए या अरस पूछा जाए, नीरस या अरस, इसका विलोम होता है सरस। तो ए का 3 और बी का 1, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न बंधन का दिया है, तो बंधन का में से किस शब्द का विलोम है? बंधन निर्माण है, कैवल्य है, मोक्ष है। तो यहाँ पर क्या मतलब है आपका? मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना नहीं, यहाँ पर आपको पूरा देना है। तो बंधन का वैसे मोक्ष है विलोम, और मोक्ष का ही क्या है? निर्वाण है, कैवल्य क्या है आपकी? समानार्थी है, पर्यायवाची है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों जो बातें दी हैं वो बंधन से संबंधित हो जाएंगे विलोम। 1 2 3 एंड डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? दुर्लभ का यहाँ पर दिया हुआ है अलभ्य, तो दुर्लभ का होता है सुलभ। ठीक है, तो दुर्लभ का विलोम क्या बनता है दोस्त? सुलभ होगा। ठीक है, दुर्लभ का होता है सुलभ, और अलभ्य का लभ्य होगा। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है विलोम, ये बिल्कुल सही है आपका। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य, ये भी सही है। 2 और 3 सही हो गया। नूतन का विलोम पुरातन होता है, तो ये भी आपका सही है। तो दुर्लभ का सुलभ होगा, लभ्य का अलभ्य होगा। तो पहला यहाँ पर गलत है, तो 2 3 और 4 यहाँ पर सही है, यानी आपको यहाँ पर 3 युग्म आपको देखने को सही मिल रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 54 है कि वाचाल का आपको विलोम शब्द बताना है। तो वाचाल यानी मूक, तो मूक और वाचाल, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। मुखर अपने आप में जो है समानार्थी है, पर्यायवाची ही है आपका वाचाल का, है ना। चंचल है तो चंचल का विलोम स्थिर हो जाता है। मृदुल दिया है तो मृदुल यानी कि कठोर होगा। अगला नंबर है आपका 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुष्क का विलोम होगा? तो शुष्क का होता है आर्द्र, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। शीत है तो इसका विलोम उष्ण हो जाता है। शीतल है या शीत है तो इसका विलोम आपका उष्ण ही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? शाश्वत दिया है, शाश्वत यानी कि जो आपका सदैव रहने वाला है, तो सदैव यानी चिरंतन, तो सदैव शाश्वत है ना। और जो क्षणिक भर है, नश्वर उसको कहते हैं। तो शाश्वत का विलोम क्या होगा? क्षणिक होगा, क्षणिक हो सकता है या नश्वर होगा। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पर है आपका गलत, ये सुमेलित नहीं है। विधि का निषेध होता है, रुग्ण का यहाँ पर स्वस्थ होगा, और रुग्ण का स्वस्थ हो गया, हर्ष का शोक होगा। तो यहाँ पर आपका सही नहीं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्द दुर्गुण का विलोम है? दुर्गुण, तो दुर्गुण दिया है यानी गुण अच्छा नहीं है, दुर्गुण है, तो दुर्गुण का होगा सद्गुण या सगुण। तो दुर्गुण का हो जाता है यहाँ पर सद्गुण। ठीक है, सद्गुण अच्छा गुण है, दुर्गुण खराब गुण होगा। सगुण है यानी गुण सहित है तो इसका निर्गुण हो जाएगा, बिना गुण के निर्गुण होगा इसका। तो यहाँ पर केवल एक आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है? सज्जन का यहाँ पर है दुर्जन, बिल्कुल सही है। शुभ का अशुभ होता है, यह सही है। संतोष है तो असंतोष होगा, ये भी आपका सही है। व्याकुल, तो व्याकुल हो या आकुल, एक दूसरे के क्या है यहाँ पर समानार्थी ही दिख रहे हैं आपको, व्याकुल आकुल। तो इसका जो आपका विलोम होगा वो गलत है, क्योंकि क्या है? समानार्थी है, ये गलत हो गया। कौन सा सही नहीं है सुमेलित? ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अनाचार का विलोम आपको बताना है। तो अन उपसर्ग से बना है ये, तो आचार अनाचार होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। सदाचार और दुराचार एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विलोम हो गए। आदत्त का विलोम प्रदत्त हो जाएगा, आदत्त का प्रदत्त होगा। आचार का अनाचार होगा।
अगला है, अंतिम प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। आदर में यहाँ पर अन उपसर्ग लगाकर विलोम हो गया, आदर अनादर हो जाएगा। उचित, उचित का होता है अनुचित, ठीक है, उचित का होता है क्या, अनुचित। तो उचित अनुचित होगा दोस्त, उचित है तो अनुचित होगा, ठीक है, क्या होगा, अनुचित। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है वो सुमेलित नहीं होगा। कदाचित यानी कभी कभी, कदाचित का होता है निश्चित, कदाचित का होगा निश्चित। आरंभ, तो आरंभ होगा तो उसका अंत होगा, तो अंत आदि अंत है ना, आरंभ अंत, ये विलोम शब्द बिल्कुल सही है। आवाहन करना है तो विसर्जन करना और आह्वान करना एक दूसरे के विलोम होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाएगा, यह युग्म सुमेलित नहीं है। तो इन्हीं 60 प्रश्नों को, जिसमें कि 40 जीएस के और 20 आपके हिंदी के रहे हैं, तो इन्हीं के साथ आपका पूरा पहला टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।